वेलकम टू पुनेशे ट्यूटर। जब मैं गुजरात चुनाव का एनालिसिस करने लगा तो मुझे राजकुमार का एक फेमस डायलॉग याद आ गया कि हम अपनी कदमों की आहट से हवा का रुख बदल देते हैं। जी हाँ, किसी जमाने में नरेंद्र मोदी पत्रकारों को कहते थे कि मैं जहां जहां जाऊंगा आप वहां वहां आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्शन में एजेंडा मैं सेट करूंगा और बाकी लोग उसे फॉलो करेंगे। तब से नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी गुजरात के चुनाव में ओपोजिशन को कुछ समझती ही नहीं थी। और ओपोजिशन कौन? कांग्रेस। लेकिन इन चुनावों में जब आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है, अब बीजेपी रिएक्ट करने लगी है। बीजेपी पैनिक मोड में आ गई है। ये साफ साफ पता चलता है कि रिसेंटली अमित शाह जैसा बड़ा कद्दावर नेता चुनावी दिनों के नजदीक आकर 4 मॉडल स्कूल्स की इनॉग्रेशन करता है और बीजेपी गुजरात में दावा करती है कि ऐसे 22 स्कूल और बना दिए गए हैं। कमाल की बात है, 27 साल से बीजेपी राज कर रही है और अब जाकर 4 मॉडल स्कूल्स का इनॉग्रेशन। उसी तरह से इस बीजेपी शासित प्रदेश में जो सरकारी कर्मचारी है और खासतौर से पुलिस महकमा बड़ा परेशान है। उसके अलाउंसेस नहीं मिलते, उसके पे पैकेज अच्छे नहीं है। उन्होंने विद्रोह किया, उन्होंने स्ट्राइक की। अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया कि उनके लिए वो बढ़िया पे पैकेज और वर्किंग कंडीशन देंगे। इसी बात पे बीजेपी ने 4 दिन के अंदर अंदर ही पुलिस वालों के अलाउंसेस को जारी कर दिया। उसी तरह से जब अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में महिलाओं के खातों में 1000 रुपए और 300 यूनिट फ्री बिजली की बात की, तो नरेंद्र मोदी जैसा कद्दावर नेता, नेशनल लीडर अब रिएक्टिव हो गया। उन्होंने इसे फ्री की रेवड़ी बताना शुरू कर दिया कि भाई इन फ्री की रेवड़ियों से बचो। भाई जो कभी किसी ऑपोजिशन पार्टी की परवाह नहीं करती थी, आज पैनिक मोड में है, रिएक्ट कर रही है, जवाब दे रही है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि इस चुनाव में भाई कुछ तो अलग बात है। जी हां, गुजरात के इस चुनावी विश्लेषण में हम बात करेंगे जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके चुनावी अभियानों के बारे में, जो गुजरात में इतिहास रहा है बीजेपी और कांग्रेस के शासन का, गुजरात के सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, गुजरात में जो रिलीजियस और कास्ट इक्वेशन है उसके बारे में, गुजरात की प्रॉब्लम्स और गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बारे में, आम आदमी पार्टी के चैलेंजेस और उसके एजेंडा के बारे में, आम आदमी पार्टी के सामने जो अपॉर्चुनिटी है कांग्रेस के टूटने से उसके बारे में, और अंत में अ वर्ड ऑफ एडवाइस। फ्रेंड्स, इस पूरे चुनावी एनालिसिस को जानने के लिए आप हमारे साथ एंड तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। गुजरात का इलेक्शन 4-5 महीने बाद होने वाला है। गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का जो इलेक्शन है 4 से 5 महीनों के दौरान होने वाला है और इस इलेक्शन में जो सभी पार्टी हैं, खास तौर पे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उन्होंने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। हाल में ही गुजरात में बीजेपी के शीर्ष नेताओं का 37वां दौरा हो गया। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का 12वां-13वां दौरा हो गया। इस तरह से राहुल गांधी ने भी कई गुजरात में दौरे किए। इस चुनावी पर्व में आम आदमी पार्टी ने वादों की झड़ी लगा दी। वादे जैसे कि 1000 रुपये महिलाओं के खाते में डालेंगे, 300 यूनिट पर मंथ माफ करेंगे, बेटर मोहल्ला क्लिनिक देंगे, बढ़िया स्कूल देंगे और सबको गुजरात में दिल्ली मॉडल का सपना दिखाने लगे हैं। उधर कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के तरजीह पर ही फ्री में बिजली, सस्ता सिलेंडर, घर, इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स जैसे सपने दिखाने लगी है। क्योंकि बीजेपी अब फ्रीबीज को रेवड़ी कल्चर कहती है, इसलिए अभी ऐसे मुफ्त के अनाउंसमेंट करने से बच रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आएगा, देखना होगा कि ये तीनों पार्टियां जो मेजर हैं क्या क्या वादे करती हैं। अगर हम इतिहास के बारे में बात करें गुजरात में जो बीजेपी और कांग्रेस के शासन का, तो आप हैरान होंगे, जब से गुजरात अलग हुआ है 1960 में, तब से कांग्रेस का ही राज रहा। हालांकि नेशनल इमरजेंसी 1975 टू 77 के बीच में गुजरात में कांग्रेस की सपोर्ट खत्म होने लगी, लेकिन फिर भी 1990 तक कांग्रेस का ही राज रहा। 1990 के बाद जनता पार्टी का शासन हुआ। उसके बाद 1995 के बाद बीजेपी के केशुभाई पटेल का शासन शुरू हुआ, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं रही। आप हैरान होंगे, 1971 से लेकर 2000 तक
गुजरात ने 15 सीएम देखे, लेकिन 2002 के बाद जब नरेंद्र मोदी ने कमांड संभाली तो नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात की जो डिवाइडेड जनता थी उसे एक सूत्र में बांधने में कामयाब हो गए। उन्होंने एक अलग से हिंदुत्व नैरेटिव सेट किया, जिसकी वजह से आज 27 साल हो गए बीजेपी का एक मुश्त शासन चल रहा है। किसी भी तरह का कोई भी ऑपोजिशन पार्टी का हर गठजोड़ काम नहीं कर पाया। अगर हम गुजरात के सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात करें तो गुजरात देश का 4th लार्जेस्ट स्टेट है जीडीपी वाइज, 5th लार्जेस्ट एरिया वाइज है और गुजरात में सबसे लंबी कोस्ट लाइन लगती है और गुजरात में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाए तो 10वां सबसे बड़ा राज्य है। गुजरात में लगभग 6 करोड़ पॉपुलेशन है। अगर गुजरात के बाकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात करें तो हाल में ही नीति आयोग ने एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला, यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक निकाला। और ये गरीबी सूचकांक जो है ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर बनाया गया है। उस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भारत में लगभग 25% लोग ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनली यानी कि बहुआयामी तौर पर गरीब हैं। उस हिसाब से गुजरात के 18.6 यानी कि 18.6% ऐसे लोग हैं जो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है 12 पैरामीटर के हिसाब से डेवलपमेंट को मेजर करता है। इस 12 पैरामीटर में जो फैक्टर्स हैं जैसे कि न्यूट्रिशन, स्कूल अटेंडेंस, स्कूल एडमिशन, बैंक अकाउंट्स, कुकिंग गैस, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ऐसे तरह के इसके अंदर फैक्टर हैं और इन 12 फैक्टरों को 3 ओवरऑल ग्रुप में डिवाइड किया गया है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके हिसाब से किसी राज्य का या ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट देखा जाता है। अब अगर आप आगे बढ़ो तो 18.6% गुजरात की जनता मल्टी डायमेंशनली पुअर है और अगर आप फर्दर देखो तो गुजरात में 48% लोग ऐसे हैं जिनके पास कुकिंग फ्यूल नहीं है। 41.4% ऐसे लोग हैं जिन्हें कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिलता। 37% लोग ऐसे हैं जिनके पास सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है और 27% लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने घर नहीं हैं। यह है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन गुजरात के लोगों की। अगर आप एजुकेशन के हिसाब से देखो तो 9.8% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 वर्ष की स्कूलिंग कंप्लीट नहीं की। यह है रियलिटी गुजरात की। गुजरात के अगर रिलीजियस कास्ट इक्वेशन देखें तो गुजरात में लगभग 88% हिंदू हैं, 10% मुस्लिम हैं। अगर आप फर्दर देखो तो गुजरात में 40% जनता जो है ओबीसी है। इस ओबीसी में कोलीस हैं, ठाकुर्स हैं और अगर आप पाटीदारों की बात करो तो पाटीदार गुजरात के 6 करोड़ जनता में 15% आते हैं और ये जो पाटीदार कम्युनिटी है एग्रेरियन कम्युनिटी से बाहर आ गई है। अब ये बिजनेस धंधा करने लगी है और इनका रसूख भी बहुत ज़्यादा है, प्लस इनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी बहुत ऊंचा है। काफ़ी लोग पाटीदार कम्युनिटी के विदेशों में हैं, तो एक मजबूत डायस्पोरा भी है और इनका पॉलिटिकल भी काफ़ी दबदबा है, यूनाइटेड है। आपने पीछे देखा होगा हार्दिक पटेल के नेतृत्व में किस तरह से गुजरात में पटेलों के लिए आरक्षण की मांग हो रही थी। हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए लेकिन कांग्रेस में उन्हें ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। फाइनली हार्दिक पटेल जिन्होंने बीजेपी के नाक में दम कर रखा था उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। आप पटेलों के रसूख के बारे में बात करो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आनंदी पटेल और अभी हार्दिक पटेल और जो आज के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल वो भी इसी पाटीदार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जो ओबीसी है वो काफ़ी डिवाइडेड है लेकिन नरेंद्र मोदी ने ओबीसी को काफ़ी हद तक एक सूत्र जो कि हिंदुत्व है उसमें बांध रखा है और खास तौर पे मोदी टाइप हिंदुत्व से बांध रखा है। गुजरात में एससी पॉपुलेशन है वो लगभग 7% है और एसटी जो पॉपुलेशन है वो 16% है। गुजरात में जो एससी पॉपुलेशन के नुमाइंदा हैं जिग्नेश मेवानी, उन्होंने काफ़ी हद तक बीजेपी को कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। मगर क्योंकि एससी पॉपुलेशन की गिनती जो है 7% है, ज़्यादा एससी पॉपुलेशन का रोल नहीं है, फिर भी आप इस जातिगत इक्वेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। पार्टियां जब भी टिकट देती हैं वो इस जातिगत इक्वेशन का ध्यान रखती हैं
और जैसे कि मैंने बताया कि पटेलों का बड़ा रसूख रहा है, तो इसलिए पटेल जो है हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स एंड एंटी इनकम्बेंसी इन गुजरात। गुजरात में 1971 से लेकर 2000 तक 15 सीएम बदल गए। गुजरात में इतनी इंस्टेबिलिटी, जब नरेंद्र मोदी आए गुजरात में, उसके बाद से लगातार बीजेपी 27 वर्षों का राज रहा। कई प्रॉब्लम होने के बावजूद, जैसे कि आपने देखा होगा हाल में ही अल्कोहल की वजह से 50 लोग मर गए। आप हैरान होंगे, गुजरात में शराबबंदी है, फिर भी बड़े धड़ल्ले से इल्लीगल शराब बनाई जाती है, बेची जाती है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने यह मुद्दा भी उठाया कि शायद गुजरात में जो शराबबंदी है उससे सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होता है। लेकिन अगर ऐसे राज्य में जहां पे नशाबंदी है कागजों के ऊपर और वहां जम के दारू बिक रही है, ये राजनीति है, ये भ्रष्टाचार की राजनीति है, ये लोगों की जान से खेलने की राजनीति। गुजरात में ड्रग्स का भी मामला बहुत है। आपने देखा होगा पीछे जो मुद्रा पोर्ट है उससे 3000 किलो हीरोइन पकड़ी गई है। लगभग इतने ही अमाउंटों के और भी कई ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। करप्शन बहुत बड़े लेवल पे चल रही है। आपने पीछे देखा गुजरात स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में कितनी धांधलियां ही, पेपर लीक की धांधलियां ही, कई बीजेपी के नेताओं का नाम लगा। और गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। जीएसटी और नोटबंदी ने तो गुजरात के जो इकॉनमी है उसकी कमर तोड़ दी, और उसके बाद जो कोरोना लगा उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट फैली उसने भी गुजरातियों का जीना बुरा हाल कर दिया। लेकिन आप हैरान होंगे, तब भी गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी नहीं आया। शायद गुजरात में कोई और फैक्टर है जो एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी बना देता है। आम आदमी पार्टी के एजेंडा और चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। आम आदमी पार्टी अगर गुजरात में बीजेपी को हरा देती है या ऑपोजिशन पार्टी बन के भी उभरती है तो भी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी इसे एक जीत का ट्रॉफी लेकर पूरे भारतवर्ष में घुमाएगी कि देखो उसने बीजेपी मॉडल ऑफ गवर्नेंस यानी कि गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस को हरा दिया और उसका दिल्ली गवर्नेंस मॉडल कामयाब हो गया। इसीलिए आम आदमी पार्टी अपना दिल्ली मॉडल जो है गुजरात के सामने रख रही है। उसमें 300 यूनिट फ्री बिजली, उसमें 1000 रुपए फीमेल को अलाउंसेस, बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज और मोहल्ला क्लिनिक्स, उसी तरह से गरीब और अमीर में जो फर्क है उसे कम करना, ऐसे चुनावी लुभावने वादे कर रही है। अगर आम आदमी पार्टी कामयाब हो जाती है तो ये बहुत बड़ी जीत होगी आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने चैलेंजेस भी बहुत हैं। आम आदमी पार्टी उस स्टेट में चुनाव लड़ने जा रही है जहां पर बीजेपी की वेल ऑयल्ड मशीनरी है। ये पंजाब नहीं, ये हिमाचल नहीं, ये गुजरात है जो कि मोदीमय है। एन मौके पर मोदी यहां का रुख बदलने के लिए जाने जाते हैं। आम आदमी पार्टी के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसके पास स्टार नेताओं की कमी है। राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कुछ नाम छोड़कर आम आदमी पार्टी के पास बड़े कद्दावर नेता नहीं है। आम आदमी पार्टी को चाहिए कि स्टार नेताओं की लिस्ट तैयार करे, लगभग 40-50 स्टार नेताओं को बनाए जिन्हें इन 2 राज्यों में भेजा जा सके। और ऐसे स्टार नेताओं जो कि हॉलमार्क हो ईमानदारी के, उसमें से पंजाब में से कुंवर विजय प्रताप सिंह हैं, ऐसे नेताओं को स्टार कैंपेनर के रूप में पेश करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस भी आम आदमी पार्टी को मार सकती है। उसके बाद जो आम आदमी पार्टी का कोई सीएम फेस नहीं है उसका भी आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। आम आदमी पार्टी गुजरात को बिल्कुल पंजाब ना समझे, क्योंकि पंजाब और गुजरात टोटली डिफरेंट है। आम आदमी पार्टी का पंजाब में कामयाब होने के अलग कारण है। उन कारणों में से एक कि पंजाब के जो लोग हैं वो अकाली और कांग्रेस के गवर्नमेंट से थक चुके थे, दुखी हो गए थे, उन्हें एक सबक सिखाना चाहते थे। पंजाब में माइग्रेंट्स बहुत हैं और आम आदमी पार्टी इस माइग्रेंट्स को साधने में कामयाब हो गई, वो भी कुंवर विजय प्रताप सिंह जैसे नेताओं के जरिए। आम आदमी पार्टी को फॉर्मर कांग्रेस सीएम चन्नी की वजह से भी बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि चन्नी ने ऐसे ऐसे कमेंट कर दिए थे जो एंटी माइग्रेंट्स थे। और पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो रोल प्ले ही कर रहा था। ये सारे फैक्टरों की वजह से आम आदमी पार्टी इस बारी
चुनाव में जीतने में कामयाब हुई। हालांकि आम आदमी पार्टी पहले भी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को सिर्फ 17 ही एमएलए मिले थे। उसके बाद इस बार आम आदमी पार्टी को एक अभूतपूर्व मेजोरिटी के साथ यहाँ के लोगों ने जीत दिलाई। इसलिए आम आदमी पार्टी को गुजरात में एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए, एक स्ट्रांग सीएम फेस प्रेजेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी का पन्ना प्रमुख जैसे एक संस्था है जो कि हर वोटर तक बीजेपी पहुंच जाती है। उसी तरह से आम आदमी पार्टी को अपने पार्टी काडरों की संख्या बढ़ानी चाहिए और बूथ से लेकर नेशनल लेवल तक ऐसे लोगों को फिट करना चाहिए। आम आदमी पार्टी पंजाब मॉडल को एज सच गुजरात में कॉपी करने की कोशिश ना करे, क्योंकि गुजरात की सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। और आम आदमी पार्टी ऐसे चुनावी लुभावी वादे भी ना करे जो वो गुजरात में पूरे ना कर पाए। अभी हाल में ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में तो किसी तरह का फ्री की रेवड़ी नहीं बांटते, लेकिन फिर भी 3 लाख करोड़ कर्जा कैसे आ गया। आम आदमी पार्टी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अभी भी पंजाब में वो 1000 रुपए महिलाओं के खाते में नहीं डाल पाए हैं। तो किस तरह से इंश्योर करेंगे कि वो गुजरात में 1000 रुपए महिलाओं के खाते में डाल जाएं। आम आदमी पार्टी को इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसे लॉन्ग टर्म गेम प्ले करनी है। ये गुजरात का चुनाव कहीं ऐसा ना हो जाए कि वन टाइम गेम ये बन जाए। बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ अब हवा बनाने में लगी हुई है। उसने बीजेपी को दिल्ली वाली पार्टी करार दे दिया है, यानी कि आउटसाइडर और इनसाइडर गेम शुरू हो गया है। बीजेपी ने यहां तक कह दिया है कि आम आदमी पार्टी मेधा पाटेकर को सीएम फेस बनाने जा रही है। मेधा पाटेकर को गुजराती नहीं पसंद करते, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपना स्ट्रांग सीएम फेस नहीं प्रेजेंट कर रही है। शायद ये हवा जो बीजेपी बना रही है आम आदमी पार्टी को काफी हद तक नुकसान करते। एक बीजेपी के फॉर्मर राज्यसभा के एमपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जरूर सजग सतर्क कर देगी। आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस के भी वोट शेयर को लेने में कामयाब हो गई तो भी बहुत बड़ी कामयाब होगी। कुछ भी हो, आम आदमी पार्टी अब गुजरात के चुनाव में एक थर्ड पोल बन गई है। और चाहे बीजेपी चाहे या कांग्रेस चाहे या ना चाहे, आम आदमी पार्टी अब एक रिकॉग्नाइजेबल फोर्स है, ताकत है। और सूरत की गलियों में आम आदमी पार्टी का थर्ड पोल नजर आ रहा है, जहां पर सूरत में आम आदमी पार्टी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में काफी हद तक सीटें लेने में कामयाब हो गई है। और एंड में मुझे राजकुमार का एक और डायलॉग याद आ रहा है कि जानी हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारा होगा और वक्त भी हमारा होगा। वही हाल आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का कर रखा है। फ्रेंड्स, ये एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। और अगर आप आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस को आप सलाह देना चाहते हैं तो वो भी आप लिख दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।